चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए आज स्कैनर करते हैं। स्कैनर का 3 चैप्टर अभी तक आपका प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका 3 चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे। अब वो 3 चैप्टर कौन कौन सा होगा? टाइम वैल्यू मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, एक और चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं सारे को हम आज डिस्कस करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। स्कैनर का पीडीएफ आप लोग को मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। मिल गया ना स्कैनर का पीडीएफ बेटा? मिला होगा, मैंने सेंड किया, उसी दिन दिखाया था मैंने, उसी दिन दिखाया था मैंने। अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, एफएम क्वेश्चन का सबसे पहले ये जो वर्किंग कैपिटल है वो अनुसार कराते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग कैपिटल बजटिंग। हमारे पास जो क्वेश्चन है सबसे पहले यह क्वेश्चन है जो आपको मैंने क्लास में कराया था और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था जो पहले सीएमए फाइनल जून 2000 में पूछा हुआ है, मई 1992 में सीएमए भी पूछा हुआ है। इस बार आप लोग में पूछा था, जो आप लोग में जो पूछा गया था इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपर मैंने दिया हुआ है। और जो आप लोगों से पूछा गया था वो ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 105। जो मैंने क्लास में कराया था, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? जो क्लास में कराया था उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 105, ठीक है ना बेटा? ये 105 है। उसके बाद लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना था? 33। यहां पे भी आपको जो डिवेंचर को इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितना जाएगा? 33। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 105 माइनस 33, 105 माइनस 33, ये कितना हो जाएगा बेटा? 72। टैक्स रेट 30% है, तो 30% टैक्स रेट के साथ कितना हो जाएगा? इतना। फिर नेट प्रॉफिट आपके पास कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 200 लाख है और 10 रुपए की रेट से है, 10 रुपए के रेट से है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा बताइएगा? 200 लाख डिवाइडेड बाई 10, 20 लाख होगा कि ना? 20 लाख होगा कि नहीं? यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, और ये जो 33 इंटरेस्ट आया वो 33 कैसे आया? जैसे यहाँ पे नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर कितनी है? 220 है, तो 220 का 15%, बताइएगा कितना हो जाएगा? 220 का 15%, बताओ तो कितना परसेंट हो जाएगा? 33। 33 हुआ ना बेटा? तो ये 33 कैसे आया वो समझ आ गया आपको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास कितना आ गया? 20 लाख, ये भी समझ आ गया। अर्निंग फॉर इक्विटी आपको 50.4 है, 50.4 है। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है ईपीएस, आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या जीतू? तो देखो तो स्ट्रीम चल रहा है, यूट्यूब लाइव चल रहा है। हाँ, यूट्यूब लाइव है, देखो ना। ईपीएस आपका कितना होगा? 50.4 डिवाइडेड बाई 20, 50.4 डिवाइडेड बाई 20, तो बताइएगा डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 2.954, 2.54 आ गया। ये क्लियर है ना बेटा? क्या?
क्या तो बेटा ये आप लोगों को समझ आ गया। ये 2.54 इसका ईपीएस हो जाएगा 52। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आपको यहां पे आपसे सबसे पहले यही तो पूछा था ईपीएस। उसके बाद सेकंड में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही क्वेश्चन पूछी गई थी ना। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। तो अगर मार्केट प्राइस ऑफ डेट यहां पे नेट प्रोसीड होता है ना, तो मार्केट प्राइस ऑफ डेप्ट दिया था तो मैंने क्या कहा था कि मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे निकाला जा सकता है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या हो जाता है, ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया था। यहां पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाली गई है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट नेट प्रोसीड के बेसिस पे निकाली गई है और मैंने मार्केट प्राइस बेस के बेस पे निकाला गया था। मैंने ये भी आपको लिखवाया था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट को अगर मार्केट प्राइस दिया हो तो मार्केट प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हालांकि फेस वैल्यू पे भी निकाला जा सकता है मार्केट प्राइस के। तो ये क्वेश्चंस आपको एक एक करके मैंने यहाँ पे लिखवाया भी था, पहले क्लास में मैंने कराया हुआ है। ये भी क्वेश्चन का नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिया है, प्लीज़ ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है ना बेटा। ये सेम क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हो जाएगा पहला। यहाँ पे आपको स्पेशली लिखा हुआ है ये, व्हाट इज द परसेंटेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवेंचर्स एंड इक्विटी का। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ये, हाँ जी, एकदम आसान क्वेश्चन था ना। दूसरी क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछी गई है, यहां पे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। आरएसटी लिमिटेड इज कैपिटल रुपीज 10 लाख, 10 लाख कैपिटल है, इन विच द इक्विटी शेयर रुपीज 100। इसका मतलब मैंने आपको दो केसेस बताया था, दो केसेस बताया था। एक तो केस बताया था डिविडेंड पेड, एक का केस बताया था डिविडेंड नॉट पेड, मोदी गिलानी मिलर मॉडल पे, मोदी गिलानी मिलर मॉडल ऐसे बताया था ना। और मैंने कहा था कि बेटा देख लो P1 का प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P0 1 प्लस KE माइनस D1, यही फॉर्मूला बताया था ना बेटा मैंने। अब देखिएगा इन्होंने क्वेश्चन की अभी उसकी प्राइसेस कितनी है, रुपीज 100 है, अभी प्राइसेस कितनी है, रुपीज 100 है। उनके पास नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी है, 10 लाख है, आउटस्टैंडिंग शेयर कितनी है, 10 लाख है। इनको एन से रिप्रेजेंट किया गया। द कंपनी प्रोसेस टू डिक्लेयर अ डिविडेंड, कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना डिविडेंड डिक्लेयर बेटा, तो D1 ये कितनी है, रुपीज 10 है, D1 रुपीज 10 है। एट द एंड ऑफ द पीरियड द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क, कैपिटलाइजेशन दिस, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या बताया था मैंने, बताइए। कैपिटलाइजेशन रेट को मैंने क्या बताया था बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैपिटल उठाने का रेट कितना परसेंट है, 12%। कैपिटल उठाने का रेट कितनी परसेंट है बेटा, 12% है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है एट द ईयर व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर
नहीं हुआ है। और दूसरी केस में डिविडेंड इज पेड। तो डिविडेंड पेड, तो यहाँ पे P0 कितनी है बेटा, 100 है, 1 + 0.10 और डिविडेंड हमने पेड किया 12, ऐसे ही होगा ना। तो ये आपको कितना हो जाएगा, डिविडेंड कितना पे किया, 10 रुपये ने पे किया, तो ये 102 रुपया हो जाएगा यहाँ पे डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड नॉट पेड में क्या हो जाएगा, 100, 1 + 0.12 - 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 110 हो जाएगा। ये चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी, मैंने बताया था ना मैंने। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एज्यूमिंग दैट द कंपनी पे डिविडेंड हैज नेट प्रॉफिट रुपीज 5 लाख एंड मेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट रुपीज 10 लाख ड्यूरिंग द पीरियड, हाउ मेनी न्यू शेयर ऑफ इशूड, कितना नए शेयर इशू करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था बेटा, बताइएगा। आपको अर्निंग कितनी है, 5 लाख है, अर्निंग कितनी है, 5 लाख है, अर्निंग 5 लाख है ना। इसमें डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, हमने डिविडेंड कितना पे किया बताइए, डिविडेंड कितना पे किया, हमने 10 लाख शेयर होल्डर को, 10 लाख शेयर के लिए कितने आउटस्टैंडिंग शेयर थे, कैपिटल 10 था, नंबर ऑफ शेयर 100, तो आपको 100 हटा दीजिएगा तो 10,000 शेयर था। यहां पे कितना हो जाएगा, कैपिटल 10 है ना, तो 10 लाख आपको टोटल कैपिटल था 100 के रेट से, तो कितना शेयर होल्डर हो जाएंगे, 10,000। ये है कैपिटल, ये क्या है बेटा, कैपिटल 10 लाख है 100 के रेट से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 10। अब बताइएगा, ये टोटल नंबर ऑफ 10,000 हो जाएगा, तो डिविडेंड पेड यहां पे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 इंटू 10, डिविडेंड किस रेट से पेमेंट किया गया, 10 रुपए के रेट से, तो ये 1 लाख हो जाएगा। यहां पे तो डिविडेंड पे नहीं किया गया। रिटर्न अर्निंग कितनी है बताइए, कि रिटर्न अर्निंग कितना हो जाएगा, रिटर्न अर्निंग 5 लाख में से 1 लाख हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा बताइए, ये 4 लाख हो जाएगा। यहां पे कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब बताइएगा न्यू कैपिटल आपको कितना रेज करनी है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख है, यहां पे 10 लाख इन्वेस्टमेंट करनी है, तो न्यू कैपिटल आपको कितना करना पड़ेगा, न्यू कैपिटल जो रेज करनी है न्यू कैपिटल, तो 10 लाख में से 4 लाख घटा देंगे तो 6 लाख, और 10 लाख में से 5 लाख घटा देंगे तो 5 लाख। कह कि क्या नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, कितनी नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, तो भाई यहां पे नंबर ऑफ शेयर अगर पूछा इशू करेंगे नंबर ऑफ शेयर, तो यहां पे किससे डिवाइड करेंगे बताइए, आप किससे डिवाइड करेंगे, किससे, 102 से, यहां पे किससे डिवाइड करेंगे बताइए, 110, क्योंकि 10 रुपए आपका डिविडेंड भी तो है बेटा, डिविडेंड पेड में 10 रुपए तो डिविडेंड भी तो है, नहीं समझिए 102 क्यों आया। हाँ जी समझ आ रहा है बेटा आप लोग को। तो इतना नए नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। अब देखिए मैं आपको क्या किया है, ये जो स्कैनर का क्वेश्चंस है वो स्कैनर की क्वेश्चंस आपको देने के साथ साथ जो क्लास में हमने इलस्ट्रेशन कराया था, जो क्लास में हमने इलस्ट्रेशन कराया था उसकी भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो क्लास में मैंने इलस्ट्रेशन कराया था उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का है, ये इसको मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ पे कितना सॉल्व किया हुआ है देखिए, ये एमएम मॉडल के बेसिस पे मैंने आपको सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ पे इसके बेसिस पे ऐसे भी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस D1 दिस, यहाँ पे ऐसे प्रोसेस करके मैंने सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करके आपको दिखाया है। और इस टाइप की क्वेश्चन मैंने बनाया भी था, आप लोग को बनाया था कि नहीं बनाया था बेटा, याद है कि नहीं, याद है आप लोग। दूसरी बात है देखिएगा, यहाँ पे आपको है एन्युटी, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज एन्युटी, तो एन्युटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं, व्हाट इज एन्युटी, एन्युटी के बारे में बताइए क्या होता है एन्युटी बेटा,
एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स में सेम अमाउंट हर एक साल या तो इनफ्लो होता है या तो आउटफ्लो होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एन्युटी कहा जाता है। एन्युटी दो टाइप का होता है बेटा, एक तो एन्युटी रेगुलर, एक एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में क्या होता है, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर में क्या होता है कि हम पेमेंट एंड में करते हैं, और ड्यू में क्या होता है, पेमेंट हम बिगिनिंग में करते हैं। अब बताइएगा एन्युटी ड्यू और एन्युटी रेगुलर में क्या फर्क है। यहाँ पे हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर, ये क्या है भाई, एन्युटी रेगुलर का है, एन्युटी रेगुलर का है। अगर एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू मैं निकालूं, एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू मैं निकालूं, फ्यूचर वैल्यू निकालूं, तो एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू डी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे 1 प्लस आर से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस आर से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देकर भी बनाया है, यहाँ पे आपको समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देकर भी बनाया हुआ है यहाँ पे। अब देखिएगा ये आपका एन्युटी रेगुलर है, ये आपका एन्युटी रेगुलर है। तो रेगुलर का फॉर्मूला मैंने फ्यूचर वैल्यू निकालने की क्या तरीका बताया था, कितना पैसा हर एक साल रखा जा रहा है बेटा, बताइए, $1000। रेट क्या है बताइएगा बेटा, रेट 1 प्लस 0.05 की पावर कितना होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल होगा ना पावर। यहां पे क्या करेंगे बेटा, -1, फॉर्मूला -1 है ना, होल डिवाइडेड बाई, बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.05। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने की तरीका भी मैंने आपको समझाया था, और कैसे समझाया था इसको देखिएगा बेटा। कैलकुलेशन करने की तरीका, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1.05 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काउंट करेंगे, 2 3 4 5, माइनस कितना करेंगे बेटा, -1, तो -1 करने के बाद ये आ जाएगा, इंटू कितना से करेंगे, 1000, तो ये आ जाएगा, डिवाइड किससे करेंगे बताइए, 0.05, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5525.63 मैंने 64 5525.63। आप क्या पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5525.63। अब बताइए ये जो फॉर्मूला से आंसर आया, हर एक साल अलग अलग निकाला गया, उसे भी आंसर वही आया। फॉर्मूला से जो आंसर आया हर एक साल अलग अलग निकाला गया, उसे भी आंसर वही आया। आप चाहते हैं कि हर एक साल के एंड में $1000 अगर डिपॉजिट करेंगे, $1000 डिपॉजिट करेंगे तो फ्यूचर में पैसा कितना आएगा, तो फ्यूचर में पैसा कितना आएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर एन्युटी रेगुलर होता, ड्यू होता, तो मैंने ड्यू का मतलब क्या होता बेटा, हम बिगिनिंग में पेमेंट करते, तो बिगिनिंग में पेमेंट करते तो हमारे पास फॉर्मूला ये लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इस केस में बताइएगा, प्लीज बताइएगा, यहां पे कितना डॉलर पेमेंट किया जा रहा है बताइए, डॉलर कितना है सेकंड में, 5000 है ना, $5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बताइए, हाँ जी, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% है, हाँ जी 10%, बोलो ना यार, तो 0.10 लिखेंगे, ठीक है। कितने साल हम डिपॉजिट किए बताइए, 5 साल, -1 होल डिवाइडेड बाई 0.10, फिर आप मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 1 प्लस 0.10। तो ये फॉर्मूला से जो निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू यूनिटी, वो आपका सेम ऐसे ही आएगा। ये स्लाइड मैंने सेंड कर दिया है बेटा आप लोगों को, ऐसा नहीं कि स्लाइड नहीं है आप लोगों पर।
अब आप बताइएगा इसकी कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, प्लीज बताइए कैलकुलेटर में। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1.10 लिखेंगे, इनटू लिखेंगे। अब आपको कितने बार, 5 बार है ना, तो 2 3 4 5 -1 इंटू 5000 इंटू 1.10 डिवाइड किसे करेंगे बेटा बताइए, 0.1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 33578। इसमें आंसर कितना है बेटा, 33578। तो ये आ गया 33578, ये आपका आ गया। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा बेटा ये। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया बेटा? थ्री 3578 आंसर आ गया बेटा, समझ आ गया आप लोग को? तो एन्युटी का मतलब समझ आ गया। एक बार पूछा था आपसे एन्युटी क्या होता है। अब आप देखिएगा दूसरे केस में, देखिए अब यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिएगा दो मेथड से। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सुनिए यहां पे लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन बुक वैल्यू मेथड, ऑन बुक वैल्यू मेथड। अब सुनिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिए, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे यहां पे। यहां पे लिखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल। तो हमने पैसा कहां से उठाया, हमने पैसा इक्विटी से उठाया, हमने पैसा डेप्ट से उठाया। तो फर्स्ट इशू यहां पे दो टाइप का, डेप्ट से उठाया, यहां पे सेकेंड इशू। फिर पैसा हमने कहां से उठाया, प्रेफरेंस से उठाया। फिर पैसा हमने कहां से उठाया बेटा, रिटर्न अर्निंग से हमारे पास है, रिटर्न अर्निंग से। ये अमाउंट आपके पास है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है, प्लीज समझिएगा अमाउंट दिया हुआ है। अब अमाउंट कितनी दी है तो आपके बुक में दिया हुआ है, यहां पे जो भी होगा वो लिखिएगा, 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 6 लाख, 1,50,000। तो यहां पे क्या, 3, 2, 2.5, 6, 3, 2, 250, 6 लाख और 1,50,000। अब आप सुनिए ये सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको बताइए, 15 लाख हो जाएगा ना बेटा, 15 लाख। अब इसको क्या करते हैं, हम वेट निकालते हैं, इनका वेट निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, 15 लाख डिवाइडेड बाई वेट। तो वेट कैसे निकालेंगे भाई, 3/15, 2/15, 2.5/15, 6/15, 1.5/15, ये इनका वेट हो गया। अब बताइए आप में से कोई अब क्या निकालते हैं दूसरे, इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, हाँ जी, इसके बाद वेट के बाद क्या निकालते हैं, ये तो वेट तो आपको दिया हुआ था बेटा। वेट के बाद क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं। वेट के बाद क्या निकालते हैं बेटा, कॉस्ट।
तो ये सपोज कीजिए ए है, ये बी है, तो ये एक होता है वेटेड कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा? वेटेड कॉस्ट। ए इंटू बी करते हैं, ये इंटू बी। आप बताइए, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर पता हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि आपको जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर निकालते हैं, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल यदि आपको मालूम हो तो ये आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कॉस्ट निकालने की तरीका तो मैंने आपको समझाया था सारी चीजें। अगर कॉस्ट निकालने की तरीका आप जानते हैं तो ये सारी चीजें निकल जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में एक और बातें बोली है, एक और बात क्या बोला है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। ये तो मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू के बेसिस पे था, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर सपोज कीजिए मैं आपको मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? तो हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब बताइएगा, मार्केट वैल्यू अब आपको सोचना पड़ा बेटा, तो मार्केट वैल्यू में क्या लिखेंगे? सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल लिखेंगे हम। सोर्स ऑफ कैपिटल हमने लिखा, सोर्स ऑफ कैपिटल क्या क्या सोर्स है बेटा? इक्विटी, डेप्ट फर्स्ट इशू, डेप्ट आपकी सेकेंड इशू, फिर आपके पास क्या है बेटा? प्रेफरेंस, फिर आपके पास क्या है? रिटर्न अर्निंग। यही है ना बेटा? यही है ना आपको? अब मार्केट वैल्यू यहां पे निकालना पड़ेगा। यहां पे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो बुक में पहले से 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, यहां पे 3 लाख, यहां पे 2 लाख, 2,50,000, 6 लाख, 1,50,000, यहां पे 6 लाख, 1,50,000। सुनिए, तो ये तो आपका बुक वैल्यू है। यह क्या है बेटा? बुक वैल्यू है। पहले आप लोग कॉपी करो, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ। पहले पहले आप लोग कॉपी करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट को बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू मैंने लिखा है यहां पे। हाँ जी, लिख लिया बेटा आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं प्रॉब्लम है? आप लोगों ने लिख लिया बेटा? लिख लिया? अब प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, सुनिए, सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन को सबसे पहला क्या लिखा है? इक्विटी शेयर आर ट्रोल्ड इन अ मार्केट। मार्केट में कितना में बेचा जा रहा है बेटा? 25 रुपया में। इसकी फेस वैल्यू कितना था बेटा? फर्स्ट इशू 10 रुपया। कहां पे है? हाँ जी बताइए। हम इक्विटी शेयर का क्या लिखा हुआ है? फेस वैल्यू 10, यहां पे लिखा है ना? तो आप इसकी मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सुनिएगा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपया थी वो अब कितना की हो गई? 25 रुपया का, तो 2.5 गुना हो गया।
इक्विटी इक्विटी का ही मार्केट वैल्यू था ना बेटा ये, कि मैंने गलत लिख दिया है? अरे मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू कितना था, 6 लाख था। फर्स्ट इज टू डेप्ट, रिटर्न अर्निंग 15 लाख था, तो मैंने लिखा गलत है। अब चलो कोई बात नहीं, उसको ठीक किया जा सकता है। यहां पे ये 6 लाख था, यहां पे ये कितना था बेटा, 6 लाख, और ये था 3 लाख, ये था 2 लाख, ये कितना था, 2 लाख। ये 6 लाख था, और फर्स्ट इशू का कितना था, ये 3 लाख 2 लाख, सेकेंड इशू 2 लाख, यहां पे 3 लाख है, ये 2 लाख है, और प्रेफरेंस आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख। ऐसा ही है ना बेटा, यही आपका है, 6 लाख 2 लाख 2.5 लाख। ठीक है, अब सुनिए, अब आपका 2.5 गुना हो गया, तो ये इसकी मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, बताइए, 15 लाख हो जाएगा। मार्केट वैल्यू इसका 15 लाख, समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गया। अब आपको दूसरा में क्या करनी है, फर्स्ट इश्यू डिबेंचर के बारे में पढ़नी है। अब देखिएगा, सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा, ₹100 डिबेंचर फर्स्ट इशू रिडीम्ड एट अ पार हैज 2% फ्लोटेशन कॉस्ट 8 years मैच्योरिटी, द मार्केट प्राइस 120, मार्केट प्राइस 120 था, तो 100 का डिबेंचर जो था 120 मार्केट प्राइस हो गई, तो यहां पे डिवाइड 100 करेंगे, और यहां मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 120, तो बताइए कितना हो जाएगा ये मार्केट वैल्यू, 3,60,000। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया, 3,60,000 समझ आ गया। उसके बाद सेकेंड इशू में आइए, क्या लिखा है सेकेंड इशू में, तीसरा नंबर इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, तीसरे नंबर इंफॉर्मेशन, द सेकेंड इशू ऑफ डिबेंचर ₹100 रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड करेंटली सेलिंग ₹90। करेंटली कितना सेलिंग किया जा रहा है बेटा, 90 रुपीज में, तो हम क्या लिखेंगे, जो 100 था वो अब कितना लिखेंगे, 90 से मल्टीप्लाई का, अभी उसकी सेल कितनी हो रही है, 90, तो 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000। कैसे आया, समझ आया कि नहीं आया? अब 2.5 लाख। अब प्रेफरेंस के बारे में देखिएगा, प्रेफरेंस के बारे में, प्रेफरेंस क्या लिखा है, ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर, टैक्स रेट 30%, फ्लोटेशन कॉस्ट 10 years मैच्योरिटी, द मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज 108। तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, जो 100 का था अब कितना हो गया, 108, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, बताओ, 2 लाख 2,70,000। अब इसकी मार्केट वैल्यू आपके इंस्टीट्यूट ने ले लिया है, 1,50,000 ही ले लिया है। अब टोटल ऐड करो तो कितना आ गया बेटा, हाँ जी, 24,60,000। अब सुनो बेटा, 24,60,000। अब दो चीजें मैंने निकाला, आप इसको लिखिए ना बेटा बहुत अच्छे से, सब बच्चों ने लिख लिया है इसको बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दिखाता हूं, क्या मार्केट वैल्यू इतना निकाला है कि नहीं निकाला है, क्या मार्केट वैल्यू इतना निकाला है कि नहीं निकाला है,
उसकी मैं सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखना। ये इसकी सॉल्यूशन है बेटा, यहां पे आप बताइए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू पे सबसे पहले 15 लाख। हाँ जी ठीक है, मार्केट वैल्यू 15 लाख है। फिर उसके बाद कितनी है, 2,70,000, 2,70,000 निकाला गया था। उसके बाद सेकेंड इश्यू 3,60,000, नहीं नहीं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 2,70,000 है। फिर फर्स्ट इश्यू डिवेंचर 3,60,000। फिर थर्ड इश्यू डिवेंचर कितनी है, 1,80,000। रिटर्न अर्निंग कितना, 24,60,000। ये इसका मतलब ये सही है। अब आपको मैं इसका बात बताता हूं, एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा। अब हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गया और वेट भी आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ गया, वेट भी आ जाएगा। अब बताइए एक बात बताइए, इसके बाद क्या होता है, हमारे पास मार्केट वैल्यू आने के बाद वेट भी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का दूसरा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस 25 है, मार्केट प्राइस 25 है, और कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ₹3 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द कंपनी हैज प्रैक्टिस टू पेबल अर्निंग ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पे जितनी अर्निंग है उतना ही आपको डिविडेंड पेमेंट किया जा रहा है। तो बताइए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना हो जाएगा, बताइएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीधे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखो बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, यहां पे डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। तो अर्निंग पर शेयर कितना होता है बताइए, यहां पे 3 है, मार्केट प्राइस कितनी है 25 है, 100 कितना हो जाएगा बताइएगा। हाँ जी, कितना परसेंट हो जाएगा, 12% हो जाएगा, यहां पे 12% हो जाएगा। अब सुनिएगा, एकदम अच्छे समझिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना हो गया बेटा, 12%। अब ये कहता है कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ, तो मैंने कहा था कि देखिएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है 1 माइनस ब्रोकरेज कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट, क्योंकि रिटर्न अर्निंग में तो ब्रोकरेज तो नहीं लगेगा ना बेटा, अपना पैसा है। 1 माइनस पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी, पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी, पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी, यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर, यहां पे क्या होगा मार्केट प्राइस पर शेयर, और यहां पे 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ऐसे होता है 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब सुनिएगा यहां पे 1 माइनस कैपिटल गेन टैक्स, प्लीज आप लोग समझिएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने, या मान लो यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर लिखे, मार्केट प्राइस लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखो, डिविडेंड पर शेयर लिख दो, डिविडेंड पर शेयर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना बेटा। अब सुनिएगा, यहां पे मैंने लिखा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। अब सुनिएगा डिविडेंड पर शेयर, इसका इंफॉर्मेशन को प्लीज एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन में, ये इसकी इंफॉर्मेशन को एक बार प्लीज पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसकी इंफॉर्मेशन को प्लीज एक बार पढ़िएगा। रिटर्न अर्निंग के बारे में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है, देखिएगा, टैक्स रेट अप्लीकेबल टू 30% है, द शेयर होल्डर टैक्स लाइबिलिटी में बी कंज्यूम्ड एज 25%, पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी कितना बेटा 25%,
वेयर इज द कैपिटल गेन टैक्स कितनी है? 20%. The CFO the brokerage is keep the outstanding cost of capital according to your content this. तो इसमें दो टैक्स दिया हुआ है, पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी और ये 20% कैपिटल गेन टैक्स दिया हुआ है. कैपिटल गेन टैक्स ब्रोकरेज अगर दिया रहता तो ब्रोकरेज को भी यूज करते हैं हम. अब यहाँ पे आपके पास जब आएगा ये, तो हम आंसर में क्या लिख पाएंगे बताइएगा? आंसर में हम क्या लिखेंगे बताइए? आंसर में हम क्या लिखेंगे? डीपीएस हमारे पास क्या था बताइए? डीपीएस 3 रुपया था. अर्निंग पर शेयर कितना था हमारे पास? 25 था. कैपिटल गेन टैक्स कितना था? 1 माइनस 0.2 था. ब्रोकरेज था कि नहीं था? ब्रोकरेज नहीं था. भाई साहब पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी था कि नहीं था? तो कितना पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी है? कितना पर्सनल टैक्स लाइबिलिटी है? 25%. तो बताइए कितना इसका आंसर हो जाएगा? कितना आंसर हो जाएगा प्लीज बताओ, कैलकुलेट करो तो बेटा. प्लीज कैलकुलेट करो. यहां पे 3 इंटू 0.75 डिवाइड 25 डिवाइड 0.8, ये आपका कितना हो जाएगा? कितना आंसर आ गया बेटा? 3 इंटू 0.75 कितना हो गया? डिवाइड 25 फिर डिवाइड 0.8, 11.25. तो यहां पे आंसर आ गया 0.1125 दैट इक्वल टू 11.25%. तो यहां दो चीज हमने निकाला. हमने क्या क्या कॉस्ट निकाला बेटा? दो चीज का कॉस्ट निकाला. कितना परसेंट? इक्विटी की कॉस्ट कितना परसेंट बेटा? 12%. और डेप्ट रिटर्निंग कॉस्ट कितना? 11.25%. अब आप बताइए यहां पे हमारे पास लिखेंगे वेट, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट, यहां पे क्या लिखते हैं? वेटेड कॉस्ट. जहां पे आपने लिखा है तो ये आपको 11.25%, इक्विटी के प्लेस पे 12%, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्विटी के सामने 12% और रिटर्न अर्निंग के सामने 11%, 11.25%, 11.25%. अब आप खुद बताइए, आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद बताइए, प्लीज बताइएगा. 12%, 11.25%. अब आप लोग खुद बताइए. यहां पे आपको यहां पे भी कॉस्ट यहां पे 12% हो जाएगा और यहां पे 11.25% हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? अब सुनिए, अब आपको क्या क्या चीज का कॉस्ट निकालना पड़ा? डेप्ट फर्स्ट इश्यू का कॉस्ट निकालना पड़ा, ठीक है. डेप्ट सेकेंड इश्यू का निकालना पड़ा और फिर किसका कॉस्ट निकालना पड़ा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इतना ही निकालना पड़ा ना बेटा. अब बताइएगा यहां पे हम आते हैं और यहां पे आप लोग खुद बताओ डेप्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है. यहां पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का क्या इंफॉर्मेशन होता है आप लोग जानते हैं बेटा? इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट
प्लस रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। क्या ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये फॉर्मूला जानते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट इशू डेप्ट, फर्स्ट इशू डेप्ट मैंने लिखा, फर्स्ट इशू डेप्ट, फर्स्ट इशू डेप्ट लिखा। अब बताइएगा ये 2 नंबर इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा बेटा। कौन सा इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन नंबर 2। इंफॉर्मेशन नंबर 2, ₹100 नेट डिबेंचर रिडीमेबल एट पार। तो रिडीमेबल वैल्यू आपका कितना हो गया? 100। रिडीमेबल एट पार का मतलब 100 हो गया। 2% फ्लोटेशन कॉस्ट एंड 8 years मैच्योरिटी। तो 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा बताइएगा आप? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन। तो 100 ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है, ₹2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 98 होगा कि नहीं होगा बेटा? 98 होगा कि नहीं नेट प्रोसीड? तो यहां पे 98 नेट प्रोसीड होगा। मैच्योरिटी पीरियड कितना है बेटा? 8 साल है। मैच्योरिटी पीरियड कितना है बेटा? 8 साल। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट इश्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? फर्स्ट इश्यू डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 12% है ना। तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए आप? 12% ऑफ 100, ये ₹12 हो जाएगा ना। तो यहां पे 12 हो जाएगा। टैक्स रेट 30% है। टैक्स रेट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 30%। देखिए टैक्स रेट यहां पे दिया है 30%। अब होल डिवाइडेड बाई आपको 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। बताइए इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट कर दो बेटा, आप लोग प्लीज कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर कैलकुलेट कीजिए, इसकी आंसर कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा इसका आंसर? अब देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं। यहां पे 12 इंटू 0.7, 12.7 इंटू 0.7 हो जाएगा ना। तो 8.4। अब 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाई 8, तो ये को क्या हो जाएगा? 1.4, 0.25 हो जाएगा ना। तो प्लस 0.25 हो गया ना। अब ये 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2, 99 आएगा ना। डिवाइड 99, फिर इनटू क्या करेंगे बेटा? तो 33। नहीं नहीं, क्यों आंसर क्यों गलत आ रहा है? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं गलत कर दिया, चलो। अब ये 12 इंटू 0.7 प्लस 0.25 हो गया ना बेटा। डिवाइड 99 इंटू 100, तो कितना आ गया? 8.737 आ रहा है। तो 8.737 लिखा जा सकता है बेटा। यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 8.737%। समझ आया बेटा? 8.737% कैसे आया? समझ आया आप लोग को? अब इसका आंसर एक बार चेक करते हैं, इसमें आंसर कितना दिया हुआ है। इसका आंसर चेक कीजिएगा बेटा।
8.737, ठीक है ना बेटा, 8.7 लिखा है इसने, 8.737। अब आपको सेकेंड इश्यू का कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट सेकेंड इश्यू का निकालनी है। ये आपका फर्स्ट इश्यू का था, ये किसका आंसर था बेटा, फर्स्ट इश्यू का था। अब आपको डेप्ट की कॉस्ट जो निकालना है सेकेंड इश्यू का निकाल रहे हैं, सेकेंड इश्यू डेप्ट। अब बताइए सेकेंड इश्यू डेप्ट फॉर्मूला तो यही लगेगा ना बेटा, फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब बताइएगा तीसरा इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, तीसरा नंबर इंफॉर्मेशन, द सेकेंड इश्यू डिबेंचर ₹100 इज रिडीमेबल आफ्टर 5 years एंड करेंटली सेलिंग ₹100, करंटली सेलिंग 90। तो इसमें तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, रिडीमेबल दिया हुआ है। नेट प्रोसीड आपको हम कितना ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, नेट प्रोसीड 100, क्योंकि ना डिस्काउंट दिया हुआ है, ना प्रीमियम दिया हुआ है, ना फ्लोटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है सेकेंड इश्यू का, सेकेंड इश्यू का इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 13% है। तो इंटरेस्ट आपको इसमें कितना हो जाएगा बताइएगा, 13% ऑफ 100, 13% ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा 13। आपको नेट प्रोसीड 90 ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी 90 में हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आप 100 भी ले सकते हैं। मैं आपको याद की जगह मैं बताया था, फेस वैल्यू पे बना सकते हैं या मार्केट प्राइस भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस ज्यादा प्रीफरेबल होता है, लेकिन आपके बुक ने फेस वैल्यू पे लिया है, तो फेस वैल्यू बुक के अनुसार चलते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट होता है कितना 13, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना बेटा 20, यहां पे 100 माइनस 100, दोनों आपका 100 होगा, क्योंकि रिडीमेबल वैल्यू भी इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, रिडीमेबल वैल्यू भी 100 और नेट प्रोसीड भी 100 ही होगा इसमें, होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसका आंसर 13 इंटू 0.7 करो तो 13 इंटू 0.7। मैच्योरिटी पीरियड कितना है इस केस में 5 साल, तो 9.1% हो जाएगा, ये 9.1% हो गया, ये आपका 9.1% हो गया। %9.1 समझ आया कि नहीं। अब सुनिए बेटा, हमने इसका कॉस्ट निकाल लिया, हमने इसका कॉस्ट निकाल लिया, हमने इक्विटी का कॉस्ट निकाल लिया, हमने रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट निकाल लिया। अब किसका कॉस्ट निकालना बाकी है, प्रेफरेंस का। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालिए, केपी, केपी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड, मैच्योरिटी पीरियड, रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ऐसे ही होगा ना बेटा। अब बताइएगा प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन नंबर 4 पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 4, ₹100 प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट पार, 3% फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आप बताइएगा नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग। तो 100 ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, फ्लोटिंग कितना दिया हुआ है 3%, तो 3 रुपये दिया हुआ है, तो ये 97 रुपीज हो जाएगा ना बेटा 97। अब प्रेफरेंस का रेट क्या था, क्वेश्चन में प्रेफरेंस का रेट दी हुई, प्रेफरेंस का रेट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 10% है ना, तो आपको पीडी कितना हो जाएगा बताइएगा, यहां पे पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड 10% ऑफ 100, बताइए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10% ऑफ 100, ये कितना हो जाएगा बेटा 10। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 10 प्लस रिडीमेबल एट पार बोला है उन्होंने, क्या बोला है रिडीमेबल एट पार, तो ये 100 माइनस कितना 97, मैच्योरिटी पीरियड कितना था बेटा 10 इयर्स, मैच्योरिटी पीरियड आपको 10 साल है, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाई
100 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 2, बताओ तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा इसका? 10.3 डिवाइडेड बाई 10.3 डिवाइडेड बाई, बताइए कितना आंसर आ जाएगा? टेन पॉइंट फोर फाइव 10.45। इसका आंसर चेक करते हैं, मैं करता हूं कितना आंसर आ रहा है। हाँ 10.4546 ठीक है। 10.456 तो 46 रख दो, ठीक है ना बेटा। तो सुनिए, हमने सबका आंसर निकाल लिया, ये याद कीजिएगा। डेप्थ प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना है? 10.46 है। सेकेंड इशू डेप्थ का 9.1 है, और फर्स्ट इशू डेप्थ का कितना था वो आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पे 9.1 यहां पे है, 9.1 एट 10.46 ये है। फर्स्ट इशू डेप्थ का कितना कॉस्ट था बेटा? हाँ जी 8.73 यानी 7 रख दो, 7% रख दो, 8.7%। अब बताइए सारी की परसेंटेज हो गई। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब बताइए यहां पे ये वाली चीजें आपको बुक वैल्यू पे आ गया तो क्या मार्केट वैल्यू पे तो कॉस्ट तो सेम ही होगा। कॉस्ट यहां पे 10.7, ये फर्स्ट इश्यू का 10.7, 9.1, 10.46%। अब इसका वेट निकालकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 7, आप देख लेना जो भी होगा निकाला हुआ है ना भाई। अब देखो इसका वेट कैसे निकलेगा, तो 246 है तो यहाँ पे 3 डिजिट, 150 डिवाइडेड बाई 246, 360 डिवाइडेड बाई 246, 180 डिवाइडेड बाई 246, 270 डिवाइडेड बाई 246, 150 डिवाइडेड बाई 246। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, प्लीज रिवाइज। मैंने आपको एक एक चीज करके यहाँ पे क्लास में मैंने सॉल्व कराया, मुझे विश्वास है कि आप लोग को आता होगा ये क्वेश्चन। कर सकते ना? प्लीज घर पे जाके रिवाइज करना ये क्वेश्चन बेटा आप लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, सारी चीज है कि नहीं है भास्कर? तो इस क्वेश्चन को जरूर जाकर रिवाइज करना, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। समझ आ गया ना? अब बताइए, आपसे सारी क्वेश्चन मैंने एक एक करके मैंने बताया। अब आपको इसके बाद देखिए क्या है बेटा। इसके बाद आपको मोदी गिलानी मिलर मॉडल पूछा है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। इसी में क्वेश्चन पूछा है, फर्दर द कंपनी ऑल्सो इंटेंड टू नो द मार्केट प्राइस पर शेयर इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फिजिकल ईयर यूजिंग मोदी गिलानी मिलर अप्रोच ड्यूरिंग द एजम्पशन ऑफ थ्योरी। तो मोदी गिलानी मिलर मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ आप लोग? P1 P0 माइनस D1। एज्यूमिंग द कंपनी सेल 20 लाख रुपीज, ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे मोदी गिलानी मिलर मॉडल के बेसिस पे फॉर्मूला को समझाई गई है। देखिएगा P1 निकालनी है, P0 आपके पास अभी मार्केट प्राइस कितना क्वेश्चन में दिया था? 3। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कितना निकाला था? 12%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% निकला था ना बेटा?
माइनस डिविडेंड आप अर्निंग कितना था 3, तो निकल जाएगा कि नहीं, ये ₹25 होगा करंट मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछी गई है, सीएस एग्जीक्यूटिव जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, जून 2024 में। अब अर्निंग पर शेयर 25 है, डिविडेंड पर शेयर 9 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको इतना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना है 16% है, आईआरआर कितना है 16% है। तो आपसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गोर्डन्स मॉडल। तो मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गोर्डन्स मॉडल का क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा। मार्केट प्राइस सर, अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी के ई माइनस जी, फॉर्मूला होता है ना। आप फिर बोला वाल्टर्स मॉडल, तो वाल्टर मॉडल का क्या मार्केट प्राइस होता है बताइए, डिविडेंड पर शेयर आर डिवाइडेड बाई के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई। अब बताइएगा अर्निंग पर शेयर आपका कितना दिया हुआ है, 25 दी हुई है। अब सुनिएगा बेटा, एकदम अच्छे से समझिएगा। आप बताइए डिविडेंड पे आउट रेशियो इसमें कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25 रुपए में 9 रुपया डिविडेंड दिया, 25 रुपए में 9 रुपया, तो कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया बताओ, कितना परसेंट हो गया बेटा, 0.36, तो 0.36, तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 1.036, दैट इक्वल टू 0.64 होगा कि नहीं होगा। अब ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ग्रोथ रेट इक्वल टू क्या होता है बताइएगा, ग्रोथ इक्वल टू बी इंटू आर। तो बी कितनी है 0.64, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 16% है, ये कितनी परसेंट है 16%। तो बताइए ग्रोथ कितना होगा, जी कितना होगा बताओ बेटा, 0.102। अब सुनिएगा यहां पे 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी का मतलब 0.64, कॉस्ट ऑफ इक्विटी उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12%, और ग्रोथ रेट हमने निकाल दिया 0.102 ग्रोथ रेट हो गया। तो बताइए मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा, बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा बेटा बताओ, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर प्लीज बताइए। कितना आंसर हो जाएगा, हाँ जी। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, 25 इंटू 0.36 कितना आ जाएगा 9, डिवाइडेड बाई -12 -12 माइनस 0.108 कितना हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 0.018, तो कितना हो जाएगा डिवाइड करो तो 500। ठीक है, अब इस केस में बताइए कितना हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है 9, आर कितना दिया हुआ है 0.16, कॉस्ट दिया हुआ है 0.12, अर्निंग पर शेयर कितना आया था हमारे पास 25 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई के कितना है 0.12, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा ये, हाँ जी बताइए।
कितना आंसर आएगा? जो भी हो आंसर तो निकाल ही सकते हो ना बेटा, आंसर तो आप लोग निकाल ही सकते हो ना। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? ये ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है 511.36। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व भी है। अब देखिएगा, ये सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है बेटा, सिक्योरिटी एनालिसिस का। मैंने आपको बताया था आरएसआई, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैंने बताया था ना, आपको क्वेश्चन भी कराया था। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी आरएसआई। आरएसआई का मतलब एक होता है आरएस, आरएस का मतलब क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ, एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ परसेंटेज डिक्रीज। यहां पे एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ परसेंटेज डिक्रीज, एवरेज ऑफ परसेंटेज इंक्रीज डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ परसेंटेज डिक्रीज निकालते हैं। तो यहां पे देखिएगा 4344 से 4254 हो गया। तो एक तो हम लिखते हैं इंक्रीज, एक तो लिखते हैं डिक्रीज। तो कितना इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया बताइए? 4344 से 4254 हो गया, तो डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? हाँ जी, अरे बेटा बताओ तो। 4344 से 4254 हो गया, कितना से डिक्रीज किया? 90। तो यहां पे लिखो 90। अब देखो 4254 से 4211 फिर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? डिक्रीज कितना? 40, 44, 43 लिखोगे। फिर 4211 से 4308 इंक्रीज किया डिक्रीज किया? इंक्रीज कितना से? कितना से इंक्रीज किया? हाँ जी, अरे 97 इंक्रीज किया। फिर यहां से क्या ऐसे इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? आप लोग निकाल सकते हो ना। तो इसकी सॉल्यूशन डायरेक्ट देखो, तुम लोगों ने निकाला कि 90 इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, तुमने निकाला 43 डिक्रीज किया, तुम लोगों ने निकाला कि 97 इंक्रीज किया, तुम लोगों ने निकाला। अब तो ये भी निकाल सकते हो ना। तो टोटल सम करके कितना बार इंक्रीज किया? 1 2 3 4 5 6। तो इतना सम करके 6 से डिवाइड कर दो, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? एवरेज ऑफ गेन, यहां पे क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ लॉ, माने एवरेज कितना लॉस हुआ है यहाँ पे। तो आरएसआई निकल गया इतना, आरएसआई कितना निकला? 1.129। तो यहाँ पे परसेंटेज गेन जो मैंने लिखा था ना, परसेंटेज गेन नहीं, एवरेज गेन मैंने कितना यहाँ पे? एवरेज ऑफ इंक्रीज, एवरेज ऑफ डिक्रीज। हाँ जी, क्लियर हो गया ना बेटा? अब आप देखो, आपको एकदम अच्छे से समझने की जरूरत है यहाँ पे, एवरेज इंक्रीज एवरेज डिक्रीज। अब आरएसआई कितना होता है? आरएसआई का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, ये 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएसआई, आरएस, ये फॉर्मूला होता है बेटा, 1 प्लस आरएस। आरएस तो समझ आ गया ना कितना होता है? तो यहाँ पे 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस कितना निकला है? 1.219।
तो डिवाइड करके बताओ तो बेटा कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 55.45। हाँ तो इसको कितना हो जाएगा? 54 पॉइंट, हाँ जी 3। अब जो भी हो यहाँ पे आया 93, ठीक है ना बेटा? अब सुनो, ये दूसरा चीज 70 अगर आता 30 आता, 70 आता तो हम सेल करते और 30 आता तो हम क्या करते हैं, स्टॉक को बाई करते। तो उन RSI रीडिंग ऑफ 70 और अबव इंडिकेट द ओवरबॉट सिचुएशन, वेयर इज द रीडिंग ऑफ 30 और बिलो इंडिकेशन ऑफ ओवरसोल्ड कंडीशन, हेंस द शेयर इज नॉट ओवरबॉट और नॉट ओवरसोल्ड। 30 का मतलब ओवरसोल्ड है, 70 से अबव, और वो ये 30 से के आसपास का ओवर। हाँ, तो इसका और भी कंसेप्ट मैंने बताया था आप लोग को जब सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने बताया था। तो अब आपको ये हो गया कंप्लीट। अब इस पे और क्वेश्चन पूछा है द कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था बेटा? सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क, मैंने कहा था कि जो सिस्टम के बेसिस पे रिस्क आता हो, जिसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जाता हो, मिनिमाइज नहीं किया जाता हो, कंट्रोल नहीं किया जाता हो, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? सिस्टमेटिक रिस्क आता है। जिसको डाइवर्सिफाइड किया जाता हो, मैंने आपको मिनिमाइज किया जाता हो, कंट्रोल किया जाता हो, उसको क्या कहते हैं? अनसिस्टमेटिक रिस्क कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या किया कि एक एक करके सारी आपकी स्कैनर की क्वेश्चंस मैंने बना दिया। अप टू डेट जो एग्जाम है 4 चैप्टर का, कौन कौन सा? सिक्योरिटी एनालिसिस। एक और क्वेश्चन आपको पिछले बार पूछा था, वो इसमें नहीं है, वो था आप लोग को कैपिटल, मैंने आपका क्वेश्चन था वो उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न तो मैंने क्लास में कराया था, वही क्वेश्चन उसमें था। तो मैं क्लास का जो स्टडी में लगी सारी क्वेश्चन का मैं रिवीजन कराऊंगा, तो वो भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा फिर से। तो स्कैनर कंप्लीट हो गया बेटा, सारे स्कैनर। इसको रिवाइज करना बेटा जाके घर पे। देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, और आपके स्टडी में का क्वेश्चन नंबर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।